जैसा कि आपने अभी टाइटल में पढ़ लिया होगा, आज की जो मेरी वीडियो है दैट्स गोइंग टू बी अबाउट माय स्टोरी ऑफ सी सेक्शन। एज आई एम फर्स्ट टाइम मॉम और मेरा हुआ था इलेक्टिव सिजेरियन। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और उन सब ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे ऑन इंस्टाग्राम रिगार्डिंग सी सेक्शन। बहुत सारे लोगों के सवालात थे जिनके जवाब मैं अलग अलग से नहीं दे सकती थी इंस्टाग्राम पे। सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट आई शुड मेक अ वीडियो जिसमें मैं अपनी पूरी स्टोरी भी बताती हूँ कि मेरा इलेक्टिव सिजेरियन क्यों हुआ था और जो मुझसे क्वेश्चंस किए गए हैं उनके मैं आंसर्स भी। आई वॉज एक्चुअली डायग्नोज्ड विद प्लेसेंटा प्रीविया इन द 20th वीक। जब मेरा 20th वीक पे अल्ट्रासाउंड हुआ, जिसे हम एनॉमली स्कैन भी कहते हैं, पता चला कि जो मेरा प्लेसेंटा है दैट इज लेइंग क्वाइट लो, जिसकी वजह से अक्सर होता ये है कि प्लेसेंटा अगर लो लाइन हो तो फिर आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो पॉसिबल नहीं होती। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, आई वाज इन पाकिस्तान और मुझे उन्होंने यही कहा था कि देखें विद टाइम ग्रेजुअली प्लेसेंटा जो है वो मोस्टली अराउंड 70 to 80% वुमेन में होता है कि वो ऊपर चला जाता है। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। आई वाज लाइक ओके ठीक है। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ ऑस्ट्रेलिया आने से पहले, बिकॉज आई हैड टू गेट एवरीथिंग चेक्ड और मुझे ये भी देखना था कि यार प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है और अगर प्लेसेंटा स्टिल लो लाइन है तो फिर मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, केयर क्या क्या ज़रूरी होगी, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन। एंड इन दैट अल्ट्रासाउंड अगेन I got to know that the placenta is still laying at the same position. Anyways, मैंने मेडिकल लेटर अपना लिया वहाँ डॉक्टर से और मैं कराची में उस वक्त पटेल हॉस्पिटल में दिखा रही थी बिकॉज दैट वाज क्वाइट नियर टू माय होम। और मुझे ये भी था कि यार बाकी के मेरे सारे चेकअप्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाके ही होने हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जी प्लेसेंटा अभी तक लो है, नो वरीज। मैंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया, जो भी सारी तैयारियां करनी थी की, एंड अल्लाह का नाम लेकर आई वॉज at that time 6.5 months pregnant when I traveled from Pakistan to Australia। और जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया आके फिर मुझे 15 दिन का क्वारंटीन करना था, क्वारंटीन एट नोवोटेल होटल इन पर्थ। जब मुझे अराउंड लाइक 10th डे ऑफ माई क्वारंटीन, क्योंकि 14 दिन का क्वारंटीन होता है, सॉरी अराउंड द 9th डे ऑफ क्वारंटीन आई स्टार्टेड हैविंग दिस इचिंग। बहुत बुरी तरह से मुझे पूरी बॉडी में इचिंग हो रही थी एंड इट वॉज समथिंग लाइक इंटरनल। एनीवेज उन्होंने फिर मेरे टेस्ट वगैरह किए, मुझे इमरजेंसी में उन्होंने बाहर भी भेजा हॉस्पिटल ड्यूरिंग क्वारंटीन, विच अगेन वाज बिग शॉक फॉर एवरीवन, क्योंकि क्वारंटीन में ये लोग किसी को बाहर नहीं निकालते। और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर अपने चेकअप्स के लिए गई तो मुझे डॉक्टर ने टेस्ट दिया OGTT, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट मेरा पाकिस्तान में अर्ली प्रेगनेंसी के दरमियान, मतलब बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में हो चुका था एंड द टेस्ट केम फाइन। लेकिन जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आकर मेरा टेस्ट दोबारा रिपीट हुआ इन द 7th month, आई वॉज डायग्नोज्ड विद जेस्टेशनल डायबिटीज़। द प्लेसेंटा वॉज ऑलरेडी लो एंड देन आई वॉज डायग्नोज्ड विद द जेस्टेशनल डायबिटीज़। अच्छा, फिर मुझे सब ने बोला कि यार दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, और ये वाकई बहुत कॉमन है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है, जिसमें परेशानी की कोई बात नहीं होती। मेरा फाइनल अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उसमें भी पता चला कि जी प्लेसेंटा इज स्टिल लेइंग लो। आपका 32 से 34 वीक्स में जो है एक अल्ट्रासाउंड होता है और उस टाइम डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं कि आइदर आपका सिजेरियन होगा या फिर आपकी दूसरी डिलीवरी होगी। एंड एट दैट टाइम माई प्लेसेंटा वाज स्टिल लेइंग लो और इस सिचुएशन में फिर डिसाइड यही किया गया कि आई हैड टू हैव अ इलेक्टिव सिजेरियन। ऑल्सो मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी थी, जिसकी वजह से और मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो दे हैड टू पुट मी ऑन द इंसुलिन। तो फिर मैंने इंसुलिन भी लगाई ऑलमोस्ट आखिरी के 1 महीना। और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जब पूरा ये सिजेरियन हुआ, सर्जरी हुई, सर्जरी के फ़ौरन बाद जैसे कि मुझे सब ने कहा था कि यार तुम्हारा जब मुझे डॉक्टर ने एक्चुअली बताया था कि जब आपका टेस्ट करेंगे तो बेबी की शुगर और आपकी शुगर बिल्कुल देखना नॉर्मल आएगी, और वही हुआ। एज सून एज आई डिलीवर्ड द बेबी, मेरी जब उन्होंने शुगर चेक की तो शुगर वॉज फाइन और द बेबी शुगर वॉज फाइन एज वेल। तो ये थी एक पूरी मेरी स्टोरी सिजेरियन सी सेक्शन की बेसिकली,
कि मेरा इलेक्टिव सी सेक्शन क्यों हुआ, सी सेक्शन का कैसा रहा, और वॉज इट पेनफुल, वॉज इट नॉट, मैंने इसके लिए क्या प्रिपरेशंस की थी पहले से, इसकी आफ्टर केयर क्या होती है, रिकवरी में कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछी थी और मैंने यही सोचा कि अब मैं इस वीडियो में एक एक करके सारी बातें बताऊंगी। आज क्वेश्चन ऑन माई इंस्टाग्राम वॉज के सी सेक्शन जो है क्या ये पेनफुल होता है। सो इसका आंसर यार ये है कि देखो जो सी सेक्शन का प्रोसेस है वो ये है कि ऑब्वियसली वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता होता है कि सिजेरियन में आपका लोअर एब्डोमेन पे दे डू अ इंसिशन, एक कट लगाते हैं, और उस टाइम ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है सिर्फ 15 मिनट का होता है बेसिकली, 15 से 20 मिनट की ये सर्जरी है, इट्स नॉट रियली बिग, मैक्सिमम लगा लो तो यार आधा घंटा लगता है, ठीक है। और इट्स नॉट पेनफुल, ये उस टाइम पेनफुल नहीं होता। यस, आपको मैं बताऊं कि इसका प्रोसीजर जो है उसमें ये होता है कि आपको एपिड्यूरल देते हैं, विच मीन्स दैट आपकी जो लोअर बैक है उसमें इंजेक्शन लगाते हैं ताकि आपका जो बॉडी है उसका ये पूरा जितना नीचे वाला हिस्सा है ये सारा नम हो जाए, सुन हो जाए। तो होता ये कि जब वो आपको एपिड्यूरल देते हैं तो आप इस जगह से लेकर आपको सिर्फ अपने बाजू, अपने हाथ फील हो रहे होते हैं और बाकी की जितनी भी जगह है आपकी पूरी बॉडी यू कैन नॉट फील एनीथिंग। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दिया था एंड एपिड्यूरल के बाद आई कुडंट फील एनीथिंग एंड देन दे टुक मी टू द ऑपरेशन थिएटर। और ऑपरेशन थिएटर में मुझे जाने के बाद याद है कि मैक्सिमम यार तकरीबन 15 मिनट लग द सर्जरी वॉज डन। उस टाइम आपको पेन नहीं होता, लेकिन उसके बाद आफ्टर द सर्जरी वंस यू स्टार्ट टू रिकवर, उसके बाद डेफिनेटली पेन होता है और आपको उठने में प्रॉब्लम होगी, आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी। स्टार्टिंग के तकरीबन 3 दिन, आई वुड से 3 डेज आप खुद से उठकर बैठना आपके लिए मुश्किल होगा। यू वुड नीड हेल्प, किसी का हाथ पकड़ के या कोई आपके साथ हो, कोई सपोर्ट हो जो कि आपको उठने बैठने में हेल्प करे। सी सेक्शन जब होता है तो उसमें अच्छा ये एक तो पेनफुल, जो सबने मुझे क्वेश्चन किया था कि इज़ इट पेनफुल और नॉट, तो इसका मैं आंसर आपको दे चुकी हूँ कि देखिए ये उस टाइम पेनफुल नहीं होता, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली इट इज़ पेनफुल। और उस पेन के लिए आपको डॉक्टर्स जो हैं वो पेन किलर्स देते हैं एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ पेन किलर्स। मुझे याद है कि मैं आई वॉज टेकिंग 6 to 7 पेन किलर्स ड्यूरिंग अ डे, 6 से 7 गोलियाँ मैं लेती थी, और तब भी अगर मुझे पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता था तो डॉक्टर मुझे और गोली दे देती थी। तो इंसिशन होती है, जो कट होता है वो, सो सॉरी दैट्स माय बेबी। तो मुझसे क्वेश्चन किया कि जो कट होता है, इंसिशन है, वो कितना ज़्यादा डीप होता है और उसकी रिकवरी में क्या टाइम लगता है और स्टिचेस किस तरह के होते हैं। तो यार देखो मेरा तो एक्चुअली गाइस हुआ था ऑपरेशन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, और मुझे जिस तरह के स्टिचेस लगे थे दीज वर द इनसाइड स्टिचेस, जो कि मुझे नज़र नहीं आए, और वो खुद ही डिजॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं, वो खुद ही डिजॉल्व हो जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सर्जरी कहाँ पे हो रही है। वैसे मेजॉरिटी आजकल यही करते हैं कि वो डिज़ोल्व होने वाले स्टिचेस ही लगाते हैं जो कि आपको नज़र नहीं आते और ख़ुद ब खुद वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बाद में उनको खोलने का भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट येस स्टिल देन अगेन कुछ अभी लोग हैं, इवन कराची आगा खान में भी अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सर्जरी हुई तो उसके जो स्टिचेस थे वो दूसरी तरह के थे। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच हॉस्पिटल यू आर गोइंग और विच डॉक्टर यू आर गोइंग टू चेक। आप पहले जाकर डॉक्टर से एक दफ़ा जब आपकी सर्जरी प्लान हो तो आप उससे सारे क्वेश्चन एक दफ़ा क्लियर कर लें। थर्ड क्वेश्चन मुझसे काफ़ी ज़्यादा ये किया गया कि सी सेक्शन के बाद रिकवरी में टाइम कितना लगता है। तो गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग द रिकवरी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 15 to 20 days। ये आप शुरू के जो 15 दिन है वो काफ़ी मुश्किल होंगे, एंड द फर्स्ट वीक इन फैक्ट इट्स गोइंग टू बी रियली डिफ़िकल्ट। शुरू में तो आप हॉस्पिटल में तकरीबन 2 दिन तो वो आपको रखते हैं सर्जरी के बाद, और उसके बाद जब आप घर भी आ जाते हो तो उठने बैठने में तकलीफ हो रही थी। द फर्स्ट डे पहले दिन तो आपको उन्होंने यूरिन बैग भी लगाया हुआ होता है हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, यू कैन नॉट गेट अप एंड यू कैन नॉट गो टू द वॉशरूम बाय योरसेल्फ। तो एक तो ये सीन है, दूसरा ये कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो शुरू का हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा रिकवर करने में।
बट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने यही कोशिश करनी है कि आप जितना रेस्ट कर सकें उतना रेस्ट करें, एंड अपने आप को प्रिपेयर आपने इस तरीके से करना है फॉर दैट रेस्ट कि आपके पास कोई ना कोई हेल्प होनी चाहिए टू लुक आफ्टर द बेबी, क्योंकि डिलीवरी के फ़ौरन बाद एक तो आप ऑलरेडी इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरे होते हो और फिर आपको बेबी को भी देखना होता है, बेबी को आपको ब्रेस्ट फीड भी करवाना है, एंड द न्यू बॉर्न बेबी इज़ रियली रियली डिमांडिंग। तो उसके लिए, और फिर उसके नैपीज़ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने होते हैं, तो उसके लिए यू रियली नीड हेल्प। आपके पास घर में अगर आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, कोई फ्रेंड है, इफ़ यू कैन कीप एनी हाउस हेल्प, तो आप ज़रूर अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें। और जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग के हफ्ते में रेस्ट करेंगे, ख़ुद को जितना रेस्ट करेंगे, लेट अदर्स डू द जॉब, लेट अदर्स डू द वर्क। बेबी के काम दूसरों को के ऊपर छोड़ें, बस फीड कराने वाला जो काम है वो आप करें, बाकी कोशिश करें कि बाकी सब काम दूसरे लोग करें, ताकि आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम रेस्ट कर सकते हैं उतना ज़्यादा रेस्ट करें, सो दैट यू कैन रिकवर। यस, बट जहाँ तक बात आती है वॉक करने की, तो ऐसा नहीं है कि आपने बेड रिडन रहना है या आपने बिल्कुल बेड पे बैठे रहना है। नो, दैट्स नॉट द केस। सो सॉरी गाइज, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिलीवरी के सेकेंड डे आई रिमेंबर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यू हैव टू स्टैंड अप, और बल्कि मैंने खुद भी कोशिश की थी कि आप जितना जल्दी आप उठ के खड़े होगे, वॉक करोगे, उतना इट विल बी बेटर फॉर यू, दैट यू विल रिकवर, क्योंकि उसमें होता है कि आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आफ्टर द डिलीवरी, बिकॉज यू हैव द इंसिशन और आपकी तबीयत कुछ सही नहीं होती और आप इसकी वजह से जो है ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पा रहे होते, एंड ड्यूरिंग द स्टार्ट अगर आप ब्रेस्ट फीड ना करवाओ, इट कैन रियली अफेक्ट योर मिल्क सप्लाई। और अपनी सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए ब्रेस्ट पम्प इज़ द राइट ऑप्शन, और आप ब्रेस्ट पम्प एक लेके रख लीजिए। एंड इफ़ इन केस कोई भी इशू होता है, इफ़ योर बेबी कैन नॉट लैच और यू कैन नॉट ब्रेस्ट फीड एट दैट टाइम, तो एटलीस्ट यू विल बी पम्पिंग, ताकि आपकी जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहे। बेनिफिट किया बहुत। सो दीज वर ऑल द थिंग्स जो कि मैंने अपने जहन में रखी थी रिकवरी के लिए, एंड इन सब चीज़ों के बाद मेरी जो रिकवरी है वो काफ़ी सही रही, एंड आफ्टर 15 to 20 days आई वॉज डूइंग रियली वेल, और कि मैं बाहर भी आ जा रही थी, और आई वॉज डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा मतलब बुरी हालत भी नहीं थी। सो या दीज आर ऑल द थिंग्स टू कीप इन माइंड। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चंस हैं सी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू, एंड इंशाल्लाह आपसे अब मेरी मुलाकात होगी अपनी एक और वीडियो में। आई विल ट्राई कि मैं मदरहुड से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैक्सिमम बना सकती हूँ वो बनाऊँ, सो दैट इट कैन हेल्प अदर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।